नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में होने वाले एमएलसी चुनाव की। एमएलसी चुनाव का प्रचार थम चुका है। 9 अप्रैल को 36 सीटों में से बचे हुए 27 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि 36 में से 9 सीटों पर पहले ही भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें एमएलसी चुनाव पर टिकी हैं। चाहे भाजपा हो या सपा, सभी ने एमएलसी चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। तो 36 का जो आंकड़ा है इसे साधने की कोशिश है और कहा जा रहा है कि 27 की जंग है। तो 3:59 पर जो बड़ी खबरें वो आपको हम बता रहे हैं। 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे आएंगे, जद्दोजहद चल रही है और एमएलसी चुनाव का प्रचार अब थम चुका है। 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 36 सीटों में से बची हुई 27 सीटों पर वोटिंग होनी है, क्योंकि बाकी सीटों पर पहले ही भाजपा के जो उम्मीदवार है वो उनके निर्वाचन का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। तो 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। 36 में से 9 सीटों पर पहले ही भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें एमएलसी चुनाव पर टिकी हैं और चाहे भाजपा हो, सपा हो, सभी ने एमएलसी चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। तो 4 बजे की 5 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। 36 सीटों में से बची हुई 27 सीटों पर वोटिंग होगी, क्योंकि 9 पर भाजपा के उम्मीदवारों की जीत का रास्ता साफ हो चुका है। 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार थम चुका है और एमएलसी चुनाव का प्रचार थम गया। और देखिए 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। इन सब के बीच धड़ाधड़ बुलडोजर भी चल रहा है। मुर्तजा अब्बासी का मामला भी लगातार सामने आ रहा है और नया कबूलनामा यह है कि उसे लगता था कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमला किया। और अयोध्या से जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली जो उड़ान है उसको लेकर जो रास्ता बनना है वो तस्वीरें साफ हो रही हैं। तो 4 बजे की 4 महत्वपूर्ण जो खबरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। तो एमएलसी चुनाव का प्रचार थम गया है। 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि लगातार बुलडोजर चल रहा है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहे हैं। एबीपी गंगा ने भी कुछ मसले उठाए थे जिस पर खबर का असर हुआ है। वहीं गोरखपुर में गोरक्षपीठ पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी का नया कबूलनामा सामने आ गया है और अयोध्या से जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो उड़ान है वो शुरू, उसको लेकर भी काम तेज हो गया है। और इस सब के बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ गए हैं वाराणसी से। नीतीश, एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार थम गया है, अब किस तरीके से पूरी रणनीति आगे बढ़ रही है? क्योंकि तमाम चीजें वाराणसी से और आसपास के क्षेत्रों से निकलकर सामने आई कि वहां मामला ज्यादा गंभीर पेचीदा है। निश्चित तौर पे अवधेश जी, अगर बात करें तो चुनाव प्रचार अब थम गया है और अब 4949 वोटर 3 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। जो तीनों प्रत्याशी हैं वो अलग अलग जगहों पर अपने जो बैठक है, रणनीति है, पूरी तरह से उसको धार देते दिखाई दिए। आपको बता दें कि बनारस की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ के एमएलसी चुनाव 3 जिलों का ये चुनाव है। अगर बात करें तो बनारस, भदोही और चंदौली। और ये एमएलसी की सीट महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ से माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव लड़ रही हैं और इस बार जो लड़ाई है वो बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल से है। सुदामा पटेल की माने तो कुछ दिनों पहले उनका ये आरोप था, उनको ये डर सता रहा था कि कहीं वो चुनाव हार न जाए, चूंकि माफिया ब्रिजेश सिंह बाहुबल के दम पर और इसके साथ धन के दम पर कहीं ना कहीं वोटों को अपने तरफ करने में कामयाब हो जाएं। तो सुदामा पटेल ने इसके प्रति आवाज़ उठाई थी। बाद में जब एबीपी गंगा ने इस खबर को चलाया तो उसके बाद संगठन और पार्टी स्तर पर सुदामा पटेल के लिए काफ़ी तेजी आई और उसके बाद आज दिन भर एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत बैठकों का दौर जारी रहा। तो अब ये देखना होगा कि जो वोटर हैं जो इस पूरे वोट प्रक्रिया में अपना हिस्सा लेते हैं और इस वोट प्रक्रिया को कहीं ना कहीं निभाते हैं, उसमें विजयश्री किसको मिलती है। हालांकि ये भी बड़ी बात है कि एक ओर जहां पार्टी बल है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, दूसरी ओर बाहुबल भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो बाहुबल की तस्वीर सामने आ रही है और जीतता है? हमारे साथ आप बने रहिए। लखनऊ से अनुभव भी जुड़ गए हैं।
अनुभव, जो लड़ाई है, जो आंकड़ा है वो 36 का था पूरा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते चुनाव की तारीख आते आते 27 पर सिमट गया है, क्योंकि 9 की जीत का रास्ता पहले ही साफ हो गया। ये 27 पर शिकस्त और शहबाज का जो खेल चल रहा है, ये कितना पेचीदा है? देखिए, बिल्कुल ये स्थानीय निकाय की जो है वो 36 सीटें हैं एमएलसी चुनाव की, और 9 तारीख को वोट डाले जाएंगे। आपने सही कहा कि 36 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन 9 पर जो हम कहें बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए, यानी वो एमएलसी बन गए। अब 27 सीटें बची हैं जिन पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। प्रचार आज तक ही कर सकते थे, हालांकि ऐसा कोई प्रचार है नहीं, क्योंकि इसमें आम लोग वोटर नहीं होते। इसमें जो वोटर होते हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये सारे लोग होते हैं। विधायक और सांसद यही वोटर होते हैं, उसकी पूरी अलग वोटर लिस्ट होती है। तो प्रचार भी कोई ऐसा नहीं होता है कि लोगों को पता चले। पर आज प्रचार शाम 4 बजे थम गया है, और उसके बाद अब परसों जो है वो वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग का भी समय रखा गया है। अगर हम बात करें 27 सीटों की, तो बीजेपी की कोशिश ये है, देखिए बीजेपी कह रही है कि हम सारी की सारी सीटें जीत लेंगे। 9 पर तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए, यानी कहीं पर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़े नहीं हुए, कहीं पर अगर खड़े हुए तो फिर उन्होंने अपना पर्चा वापस दे दिया, कुछ जगहों पर रिजेक्ट हो गया। इस तरह से 9 जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो जीत चुके हैं। 27 पर जो इलेक्शन होना है उसमें समाजवादी पार्टी भी दम लगा रही है। कल अखिलेश यादव ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और अगर 2016 में इन सीटों की बात करें, जब चुनाव हुए थे स्थानीय निकाय एमएलसी के, तब तकरीबन 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो बहुत बड़ी जीत थी। अब बीजेपी कह रही है कि हम सभी सीटें जीत लेंगे, पर कई ऐसे ज़िले हैं, स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र हैं, जहाँ पर कांटे की टक्कर है। अब जैसे आप वाराणसी की बात करिए, वहाँ पर सुदामा पटेल को लड़ाया तो है, लेकिन ब्रजेश सिंह की पत्नी वो मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। खुद सुदामा पटेल कह रहे हैं कि उनको समर्थन नहीं मिल रहा बीजेपी के ही लोगों का। इसी तरीके से आप देखिए, अगर जौनपुर की सीट पर भी देखिए, वहाँ प्रिंसू को लड़ाया है बीजेपी ने। तो इस तरीके से आप अगर अमेठी की बात कर लीजिए, अमेठी में अभी जब विधानसभा चुनाव हुए तो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी ने डॉक्टर संजय सिंह को हरा दिया। बड़े नेता हैं, राजा हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब एमएलसी चुनाव जब आया तो समाजवादी पार्टी ने गायत्री की बहू को वहाँ उम्मीदवार बना दिया। तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेठी में भी बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है बीजेपी के लिए। प्रतापगढ़ आप देखिए, वहाँ पर राजा भैया की तरफ से जो अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हैं वो कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने वहाँ पर एक पूर्व विधायक को उम्मीदवार बनाया है। सीतापुर में इसी तरीके से कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। पर बीजेपी ये ज़रूर कह रही है कि जिस तरीके से पिछली बार 2016 में ज़्यादातर सीटों पर तो चुनाव हुए नहीं थे, निर्विरोध निर्वाचन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का हो गया था, और इस बार कहा जा रहा है कि 27 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी हम कहें तो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अभी बीजेपी के पास विधान परिषद में 38 सदस्य हैं, यानी बहुमत से अभी दूर है। पर 9 और अगर हम जोड़ लें जो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, तो उनकी संख्या 47 हो जाती है, और इन 27 में से 20 अगर वो जीत लेती है तो उसकी संख्या 67 हो जाएगी, जो बहुमत से बहुत ज़्यादा है। फिर इसी तरीके आप देखिए, इसी महीने कुछ सीटें 3 और खाली हो रही हैं, फिर मई में 3 खाली हो रही हैं, वो उसमें मनोनीत वाली सीटें होती हैं। तो वहाँ पर भी माना जा रहा है कि बीजेपी आसानी से 6 और जीत लेगी, तो उसकी संख्या तकरीबन 72 के आसपास पहुँच जाएगी। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है इस विधान परिषद में, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ऐसा पहली बार यहाँ होने जा रहा है, जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा उसके पास नंबर विधान परिषद में होने जा रहा है। विधानसभा में पूर्ण बहुमत की स्थिति बनेगी और ये पूरी तस्वीर सामने आएगी। और हमारे साथ नीतीश भी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, जैसा कि अनुभव बता रहे हैं कि वाराणसी की बात करें तो वहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी, उनको लग रहा है बीजेपी वाले साथ नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको सरकार के स्तर पर बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर चीजें हम करेंगे अगर यहाँ पर बहुमत मिलता है। जनप्रतिनिधियों का मन समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब पंचायत चुनाव आए थे उस वक्त बीजेपी को भारी झटका लगा था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। अवधेश जी, आपको बताऊं कि ब्रजेश सिंह और ब्रजेश सिंह के भाई अगर बात करें चुलबुल सिंह, तो ये जो सीट है एमएलसी की, उनके पास 2 दशकों से ज़्यादा का समय है, और उस इतने समय से उनके परिवार के पास ये सीट थी। पहले चुलबुल सिंह, उसके बाद अन्नपूर्णा सिंह, उसके बाद ब्रजेश सिंह एमएलसी होते हैं, और फिर अन्नपूर्णा सिंह जो ब्रजेश सिंह की पत्नी है वो मैदान में उतरी हुई हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ब्रजेश सिंह और अन्नपूर्णा सिंह, ब्रजेश सिंह का नाम और अन्नपूर्णा सिंह की मेहनत क्या इस चुनाव को पूरी तरह से कैप्चर कर पाती है। और जिस तरह से आपका सवाल है कि जो स्थानीय नेता हैं उनका क्या मन है, स्थानीय नेताओं के मन
अभी तो जब तक वोट ना हो जाए तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर ये है कि ये पूरा चुनाव सेटिंग का चुनाव कहा जाता है। कहा जाता है कि जितनी अच्छी जानकारी जमीन पर बीडीसी जो पंचायत है उनके बारे में जितनी अच्छी जानकारी, जितनी अच्छी सेटिंग आपकी है, उतना ये चुनाव मजबूत हो जाता है उसके पक्ष में। हालांकि अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्वांचल में और इस तरह की जो बनारस की, जैसे बनारस, भदोही, चंदौली, ये जो 3 जिले हैं, इन तीनों जिलों में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन इधर अगर बात करें दूसरी ओर तो जो मजबूत स्थिति, जिस तरह से मैं लगातार बता रहा हूं कि 2 दशकों से ज्यादा का समय है और उनके लोगों के परिवार के पास बिल्कुल तमाम समीकरण समझेंगे। नीतीश आपको आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। अखिलेश यादव उम्मीदवारों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़े। उम्मीदवारों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हुई, एसएसपी से शिकायत करें। तो ये एक निर्देश जारी किया है अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों से। और सुरक्षित सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार, खासतौर से उनको उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई है, एसएसपी से शिकायत करें और शिकायती पत्र कोतवाली में रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाएं। तो ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो बड़ी खबर आ रही है एमएलसी चुनाव को लेकर। अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों को निर्देश दिए और खासतौर पर जो सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कहा है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई है तो एसएसपी से शिकायत करें, शिकायती पत्र कोतवाली में रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाए। अनुभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार उनका रुख कर लेंगे। अनुभव, जिस तरीके से ये आशंका बार बार अखिलेश यादव जता रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सीरियल किलर है भारतीय जनता पार्टी, निष्पक्ष चुनाव हो नहीं पा रहे हैं, और अब उन्होंने रजिस्टर्ड डाक की बात की है। ये जो तमाम आशंकाएं उनको हो रही हैं, तो ये इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर बात करें जब उनकी भी सरकार थी तो तमाम ऐसे आरोप लगे थे इनकी पार्टी पर, इनकी सरकार पर। तो क्या वही चीजें अब डर लग रहे हैं कि कहीं पलटकर हमारे पास ना आ जाए जो हमने किया? देखिए, कल जिस तरीके से कहा कि सीरियल किलर बताया बीजेपी को लोकतंत्र का, लेकिन आज पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे और वहां पर जो रिजर्व सीटें हैं यूपी की, उनके जो कैंडिडेट थे जो चुनाव हार गए, उनको बुलाया था, वो लोग पहुंचे थे, उनके साथ बैठक थी। उस बैठक में सबने अपनी अपनी बात रखी, वजह बताई क्यों हार गए, कैसे हार गए। तकरीबन 50 कैंडिडेट पहुंचे थे इस बैठक में, और वहां पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए, ये तो हमें सब जगह से शिकायत मिली है कि बहुत सारे जो हम कहें वोटर थे, खासतौर से ऐसे जिनको माना जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनके नाम काटे गए, वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे गए, और जब लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई उसके बावजूद भी नाम नहीं जोड़े गए। तो अब उम्मीदवारों को ये टास्क दिया है, ये काम दिया है कि वो ऐसे जो वोटर थे उनको अपने साथ लें, एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें सबसे सिग्नेचर कराएं और रजिस्टर्ड डाक से एसएसपी के पास भेजें और कोतवाली पर भेजें। संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दें। 10 दिन तक देखें, अगर मुकदमा नहीं दर्ज होता तो फिर कोर्ट की शरण लें, कोर्ट में जाएं और जो एसडीएम है, जो तहसीलदार हैं, यानी जो लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ फिर कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराएं। तो ये निर्देश आज दिया है जो उम्मीदवार पहुंचे थे। हालांकि हमने उम्मीदवारों से पूछा कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या मैसेज होगा, क्या हासिल होगा। तो उन्होंने कहा देखिए, इससे ये कम से कम लगेगा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन पर लड़ाई दिखती रहे। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। नीतीश, आपका एक बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सियासत जारी है और 2024 की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। अवैध निर्माण का जो मसला है, इन सब के बीच लगातार बुलडोजर चल रहा है और एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। एबीपी गंगा से सवाल उठाया गया था एबीपी गंगा की तरफ से कि आखिर जिम्मेदारों और अवैध निर्माण को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई कब होगी, और इस पर अब प्रशासन एक्शन में है। लखनऊ में अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले इंजीनियर्स पर गाज गिरेगी। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के साथ अब जिम्मेदार इंजीनियर्स पर भी कार्रवाई की तैयारी है। प्रागनारायण रोड पर यजदान बिल्डर्स और अवैध अपार्टमेंट को संरक्षण देने वालों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जोन 6 में 1 जून 2016 से अब तक तैनात रहे अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता की डिटेल मांगी गई है। एलडीए के सचिव पवन गंगवार ने ज्वाइनिंग डेट के साथ पूरी डिटेल मांगी। तो एबीपी गंगा ने सवाल उठाया था कि ये कार्रवाई बेहतर है, लेकिन आखिर उन लोगों को कब पकड़ा जाएगा जिनके संरक्षण में ये अवैध निर्माण होते रहे हैं और इनका सिलसिला लंबा रहा है। तो अब ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने अवैध निर्माण को या तो होने दिया या फिर निर्माण के दौरान आंख मूंदकर बैठे रहे।
तो अवैध निर्माण को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई का बुलडोजर ऐसे लोगों पर भी चलेगा। इंजीनियर्स पर गाज गिरेगी और जिम्मेदार इंजीनियर्स पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। बड़ी खबर दिल्ली से है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले हैं जितिन प्रसाद। यूपी के कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। नितिन गडकरी से जितिन प्रसाद ने शिष्टाचार मुलाकात की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए जितिन प्रसाद और यूपी कैबिनेट में उन्हें जगह मिली। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, एमएलसी बनाया गया, कैबिनेट में जगह मिली और नितिन गडकरी से जितिन प्रसाद ने शिष्टाचार मुलाकात की है। तो मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जितिन प्रसाद ने मुलाकात की है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए पहुंचे जितिन प्रसाद। योगी सरकार 2.0 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और देखिए मुलाकात की तस्वीर भी आपके सामने है। नितिन गडकरी से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और मुलाकात की उन्होंने। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर हमले की बात करने के लिए अखिलेश यादव पर स्वतंत्र देव सिंह ने हमला बोला है और मुर्तजा वाले बयान को लेकर उन्होंने सियासी निशाना साधा है। तो मुर्तजा के मामले पर लगातार बयानबाजी चल रही है और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी उसको लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है और मुर्तजा वाले बयान को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने सियासी हमला अखिलेश यादव पर बोला है और क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गोरखपुर में जिस तरीके से मुर्तजा ने हमला किया मंदिर में, उसको लेकर अब राजनीति गरमानी शुरू हो गई है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे। तो मुर्तजा वाले बयान पर स्वतंत्र देव सिंह ने निशाना साधा है, सियासी तौर पर अखिलेश यादव को आड़े हाथे लिया है। आपको बता दें कल सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश यादव को लेकर तंज किया था मुर्तजा के मामले पर। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव वही हैं जिन्होंने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए थे। ऐसे में अगर वो मुर्तजा का समर्थन करते हैं तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। और इन सब के बीच अब स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। और देखिए स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा है कि अखिलेश जी यदि आपके पास और भी मानसिक रोगियों की कोई सूची है तो उसे योगी जी तक पहुंचाएं जिससे सभी का समय से उचित इलाज हो सके। तो बड़ी बात कही है स्वतंत्र देव सिंह ने। उन्होंने कहा है कि मानसिक रोगी अगर आप एक व्यक्ति को बता रहे हैं, एक आरोपी को जो इतने गंभीर अपराध में सवालों के घेरे में है, तो अगर ऐसी कोई सूची आपके पास है तो योगी जी तक पहुंचा दें और ताकि उचित इलाज उनका किया जा सके। और गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा ने गिरफ्तारी गुस्से में हमले की बात कबूल की है। उसने मुस्लिमों पर अत्याचार की बात कही और सीए और एनआरसी को गलत बताया। उसने क्या कुछ कहा है, पूरी बातचीत सुनते हैं। तो उनको एक कुल्फी, हमने पूछा कुल्फी, तो कुल्फी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो हूँ जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ही बीड़ा उठा ले, मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार इस मामले पर क्या कह रहे हैं। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना
एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। गोरखपुर मंदिर पर हमले के बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास पर सीआरपीएफ की टुकड़ी को तैनात किया गया है। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद न सिर्फ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है बल्कि मुख्यमंत्री आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है और आप देख रहे हैं सामने सीआरपीएफ के टुकड़ियां तैनात हैं। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आवास का मुख्य सड़क वाला गेट है वहाँ पर एक टुकड़ी एक प्लाटून कंपनी तैनात है जिसमें यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों हैं। इसके अलावा इस गेट से भीतर हम आपको दिखाते हैं सुरक्षा का नज़ारा। यहाँ कितनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हमले के बाद से ये मुख्य द्वार है जहां से मुख्यमंत्री की एंट्री होती है। गोल्फ क्लब चौराहा का मुख्य गेट, ये गेट हमेशा बंद रहता है और इसके बाद जो अंदर दूसरा गेट देख रहे हैं आप, यानी सामने 5 कालिदास आवास है जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, वो गेट सामने दिख रहा है, वो 5 कालिदास आवास का गेट है। उस गेट को यानी 2 स्तरीय सुरक्षा, इस गेट को पार करने के बाद दूसरा गेट आएगा जहां पर उसी तरह के सुरक्षा इंतजाम है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, पीएसी है, होमगार्ड, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। जो अत्याधुनिक असलहों से लैस पुलिसकर्मी हैं वो वहां पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे पूरे इस परिसर में, यानी इस जगह, इस चौराहे से लेकर तमाम आपको सीसीटीवी कैमरे लगे दिखेंगे और संवेदनशील मामला है। जिस तरह से मुर्तज़ा ने मंदिर पर हमला किया और वहां सुरक्षा कर्मियों से असलहे छीनने की कोशिश